Hello students, how are you all? I hope that everybody are doing well and spending your quality time in the studies and all. And last time we have discussed about the reforms, right? And today we are discussing about the reform of structures and process, right? Okay, let's see that. Well, the case for reform has widespread support. Getting agreement on what to do is difficult. Let us examine the debate over reform of the UN Security Council in 1992. ऑलरेडी रिफॉर्म्स करना शुरुआत हो गई थी, बहुत सारे सजेशंस दिए, ऑलरेडी हमने पॉइंट वाइज डिस्कस की. अगर नहीं देखा आपने वो वीडियो तो एक बार प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, इससे पहले की जो वीडियो मैंने भेजा है. तो वो रिफॉर्म, जब रिफॉर्मेशन की जो रिजोल्यूशन निकली उससे जो डिबेट हुआ उससे तो क्या करें, मतलब how solving the problems of all that. So there was a very big debate was started in 1992 and UN General Assembly adopted a resolution. One more resolutions they were adopted and the resolution reflected three main complaints. What are the three main complaints? First we will see that the Security Council no longer represents contemporary political realities. So Security Council कोई भी contemporary politics reality में ये present नहीं करेंगे. And its decision reflects only Western values and interests and are dominated by a few powers. Next, it lacks an equitable representation. Right? इसमें equitability नहीं है, तो ये representation भी वो lacking कर रहे हैं. In view of this growing demands for the restructuring of the UN, on 1st January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be performed and how, for instance, should new Security Council members be chosen. So सबसे बड़ी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं, right? So यहाँ पे, right, in this year since then the following are just some of the criterias. यहाँ पे जो criterias propose किया गया है new permanent and non-permanent members of the Security Council को लेकर. So ये जो suggestion दिया गया है ये देख लीजिए किस तरह से कोई भी member एक परमानेंट और नॉन परमानेंट बनेंगे. सो उनके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना जरूरी है. तो फर्स्ट, मेजर इकोनॉमिक पावर. हमने यहाँ देखा कि पॉइंट 1, कोई भी कंट्री अगर एक परमानेंट और नॉन परमानेंट 20 रहते और परमानेंट 5 रहते, 5 को हम वीटो पावर कहते हैं और 20 जो रहते हैं उसको हम नॉन परमानेंट कहते हैं, राइट. सो अगर परमानेंट नॉन परमानेंट होना है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए कोई भी एक नेशन को, राइट. तो फर्स्ट इज मेजर इकोनॉमिक पावर. एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए कोई भी कंट्री. इकोनॉमिक पावर उनकी जैसे हम बात करते हैं हमेशा जीडीपी की. सो वो जीडीपी एक हाई रेंज में होनी चाहिए और मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए. एक बहुत शक्तिशाली मिलिट्री पावर भी उनके पास होनी चाहिए. ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट. यूएन में जो भी बजट होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दो कंट्री करेगा. नेक्स्ट, ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन. जिस नेशन में बहुत ही पॉपुलेशन हो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो. Okay. Next, a nation that respects democracy and human rights. जो एक कंट्री हो जहाँ पे ज़्यादा रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट्स को दिया जाता हो. And a country that would make the council more representative of the world's diversity in terms of geography, economic system and culture. So कौन क्या होनी चाहिए, एक काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी को इन टर्म्स ऑफ क्या है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर. इन तीनों को अगर वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव करती हैं वर्ल्ड लेवल में तो वो हो सकते हैं.
सो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 पॉइंट्स जो हैं, इस 6 पॉइंट के आधार पर वो एक कंट्री कुछ मतलब एक परमानेंट या नॉन परमानेंट बन जाता है। क्लियरली ईच ऑफ दिस क्राइटेरिया हैज सम वैलिडिटी। Governments saw advantages in some criteria and disadvantages in other depending on their interest and aspirations. अब बात किया जाए तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट जब क्लास बनेगी तब हम इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। मेजर इकोनॉमिक कंट्री कौन हो सकता है? मेजर इकोनॉमिक कंट्री, क्या इंडिया मेजर इकोनॉमिक कंट्री है? यहाँ yes or no? That answer I need from you, and you might be dropping a answer in my comment box. Major military power, right? क्या अगर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? मेजर इकोनॉमिक पावर और इकोनॉमी का रेंज क्या होनी चाहिए? So there is not mentioned at all. मेजर मिलिट्री पावर, किस तरह की मिलिट्री पावर होनी चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट और क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए? राइट, देयर इज नो लिमिटेशन लाइक दैट। कंट्रीब्यूशन जो करेगा यूएन बजट को, करेगा कितने? हाउ मच कंट्रीब्यूशन इज नीडेड? कितने कंट्रीब्यूशन करने में वो परमानेंट या नॉन परमानेंट बनते हैं? देयर इज नथिंग लाइक दैट। एंड ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बिग नेशन में टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो कितने होनी चाहिए? इंडिया जैसे होनी चाहिए 135 करोड़, 130 करोड़, इतनी होनी चाहिए। देयर इज नथिंग इज गिवन लाइक दैट। सो इतनी पॉपुलेशन से वो बन सकते हैं। ए नेशन दैट रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, या राइट, इसमें भी है। ओके, दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट इज ए कंट्री that would make the council more representative in the terms of क्या है? diversity, geography, economic system and culture. अगर इसमें है तो what is the parameter of this? right? इसमें कोई clarity नहीं था, कोई भी clarity. If you read all those, so you will find that so there was no clarity about it. So due to that, so another problem is arising here is another questions are arising, right? So how the all members of developing world will be the members of Security Council, right? Even here there are many more difficulties again. So again there is a related issue was to change the nature of membership altogether. Some insisted, for instance, that the veto power of the 5 permanent members. Last time also I told you that what are the veto powers. वीटो पावर कौन कौन सी 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो प्लीज आप रीड आउट कीजिए। ओके, and of 5 permanent members be abolished. Many perceived this veto to be in conflict with the concept of democracy and the sovereign equality in the UN and thought that the veto was no longer right or relevant. So इस तरह की बहुत सारे complication और conflicts शुरू हुए हैं. So let's see what in the next class we are going to discuss. Till then, have a nice day.